नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर में, जहां हम बात करेंगे आईपीएस मोतीउर रहमान जी से, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग तो ग्वालियर में करी, लेकिन उन्होंने काफ़ी समय तक इंदौर की जो बहुचर्चित कमिश्नरी प्रणाली है उसमें काम किया। तो आइए चर्चा करते हैं। रहमान जी, आपका स्वागत है। थैंक यू कि आपने मुझे चैनल पे बुलाया। सर, आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो आज की यूथ के लिए भी ज़रूरी है, यहाँ की जनता के लिए भी ज़रूरी है, और साथ में उस पुलिसिंग के लिए ज़रूरी है जो सिस्टम आपके साथ काम कर। मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लियरली अपने जो ऑडियंस है उसको बता सकूँ कि क्या उसका कंसेप्ट क्या है उसके पीछे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पुलिस क्या है, खाकी क्या है और वर्दी क्या है? जो अपना शेड्यूल 7 है उसके अंदर स्टेट्स को कुछ जिम्मेदारियां दी गई है, कुछ जिम्मेदारियां यूनियन को दी गई है और कुछ शेयर की जाती है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो उसमें पुलिसिंग एज ए सब्जेक्ट को स्टेट को दिया गया है कि जो पुलिसिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर स्टेट अपने रूल्स बनाता है और ऑल इंडिया स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए यूपीएससी जो है उसको उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी हैं उनको सेलेक्ट करके स्टेट्स को देता है कि ये जो है स्टेट्स में काम करेंगे, और मगर इनका जो रिक्रूटमेंट है और जो इनका जो पूरा ट्रेनिंग है वो सेंटर कराता है। तो एक ये प्रोसेस है जिसके तहत एक यूनिफॉर्म पुलिसिंग पूरे देश में प्रोवाइड की जाती है। खाकी एक जज्बा है, एक इमोशन है, जिसके पीछे एक फीलिंग है कि आप जब इसको पहनते हो तो एक जो कार्य जो है आपका वो लोगों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति, उनके सामान, उनके घर और उनके बॉडीली सुरक्षा के लिए आप अपने आप को समर्पित करते हो। तो खाकी एक इमोशन है। सर, पुलिसिंग के लिए खाकी का ही यूज़ क्यों किया गया, जबकि हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में सफ़ेद रंग की वर्दी भी पुलिसिंग में दी गई है? मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों? खाकी जो है ये ऐसा कलर है कि अगर इसको आप 2 दिन 3 दिन आप पहनते हो, रोड पे रहते हो और आप धूल भी इसमें अगर खाते हो, सूरज के में भी रहते हो, बहुत जल्दी ये गंदा नहीं होता है। इसी कारण जो है खाकी कलर को चूज़ किया गया था। अगर कोई दूसरा कलर होता तो वो ज़्यादा गंदा होता, इसलिए खाकी कलर को चूज़ किया गया था। हम देख रहे हैं कि आपके कंधे पर आईपीएस लिखा हुआ है। आईपीएस क्या होता है सर? आपने ही आईपीएस क्यों चुन किया? इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो ऑल इंडिया सर्विस, वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस है। वैसे 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है: इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड की गई है कि देश में एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए इन सर्विसेज में। इसके लिए जो सेंटर है इन लोगों को सेलेक्ट करती है और फिर उसके बाद जो है इनको स्टेट्स भेजती है कि आप जो है वहाँ पे जो आप एक्सपर्टीज़ गेन किया है, आपको एक डिफिनेटिव अलग टाइप की ट्रेनिंग देके और फिर आपको एक प्रोवाइड करके कि आपका नॉलेज लेवल को चेक करके फिर आपको वहाँ पे भेजा गया है, तो आप एक अच्छी पुलिसिंग वहाँ पे प्रोवाइड करो। तो इसलिए जो है ऑल इंडिया सर्विस के तहत इंडियन पुलिस सर्विस में नियुक्तियाँ की जाती है, उसके बाद स्टेट्स में भेजा जाता है। तो पुलिसिंग का जो जज्बा है, पुलिसिंग करने का जो एक मन है और ऑल इंडिया सर्विस में होने का जो एक शौक़ था, उसके कारण मैंने आईपीएस को सेलेक्ट किया और आज जो हूँ मैं ग्वालियर में पदस्थ हूँ। एक थाना प्रभारी के नाते, आप एसएचओ भी रहे हैं पनियार में, ग्वालियर में, एक सीएसपी के नाते और एक एडिशनल एसपी के नाते कैसा अनुभव रहा आपका? थाना प्रभारी जब होता है, कोई भी नया जब कैंडिडेट आता है, थाना प्रभारी बनता है, तो उसको एक बेसिक आइडिया लगता है कि पुलिसिंग है क्या। जब ट्रेनिंग होता है उसमें एक बहुत आइडियल कंडीशन में सारी चीज़ें बताई जाती है, जो मतलब कि जो एक आइडियल है जहाँ पे रीच करना चाहिए किसी भी ट्रेनिंग को। तो फिर उसके बाद जो है जब थाना प्रभारी पीरियड जब शुरू होता है तब लोगों को पता चलता है कि क्या क्या परेशानियां होती है, किस तरह से लोगों पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है, किस तरह से अपने ऑफिशियल स्टाफ को मोटिवेट करके उनसे काम कराना होता है। तो फिर उसके बाद जो है और फिर थाने पे कौन कौन से पेपर वर्क होते हैं, एफआईआर कैसे रजिस्टर होती है, चालान कैसे पेश होता है, तो पूरा जो प्रक्रिया है, कोर्ट में क्या चलता है, तो ये पूरा प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे इंसान को थाना प्रभारी पीरियड में आइडिया लगता है कि इसमें क्या होता है। जब सीएसपी पीरियड होता है तो जैसे कि मैं अभी सीएसपी पीरियड में शुरू में इंदौर में था, तो वहाँ पे 3 महीने सीएसपी वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद जो है कमिश्नरेट प्रणाली वहाँ पे शुरू हुई, जिसके बाद वहाँ पे डिजिग्नेशन सीएसपी का चेंज होके एसीपी हो गया। तो सीएसपी जो पीरियड होता है उसमें आप जो है आपके नीचे 2-3 थाने होते हैं
और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो उन थानों से, उन थानों के लोगों से, क्राइम से वहाँ पे। और आपका एक ग्राउंड वर्क का भी काम होता है, साथ में ऑफिशियल काम भी होता है। एडिशनल एसपी का जो पद होता है उसमें ज़्यादा जो है आपका जो वर्क है वो ऑफिस का रिलेटेड हो जाता है, समीक्षाएं हो जाती है, अपराध निराकरण, और फिर उसके बाद कितना पेंडिंग चालान है, कितना कब से डेटा ज़्यादा फोकस हो जाता है कि अपराध इतना है तो अभी तक उसका निकाल क्यों नहीं हुआ है। तो एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो एडिशनल एसपी लेवल पे मैं कहूँगा कि ग्राउंड से थोड़ा दूर आके ऑफिशियल वर्क पे ज़्यादा हो जाता है, मगर सीएसपी और थाना प्रभारी पीरियड में ग्राउंड से आदमी ज़्यादा कनेक्टेड रहता है और ख़ुद इन्वॉल्व होता है बहुत सारे केस को सॉल्व करने में। सर, आपने इंदौर कमिश्नरी सिस्टम की बात करी, कितना चेंज लगा आपको और क्या बदलाव है, क्या डिफरेंट है कमिश्नरी सिस्टम में और साथ में नॉर्मल सिस्टम में? नॉर्मल जो नॉर्मल प्रणाली है हर जगह, उसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर है, जो पुलिसिंग से रिलेटेड है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही उसको डील करता है। मगर इन कमिश्नरेट सिस्टम में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो पावर है वो पुलिस को दे दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो शांति व्यवस्था के लिए शांति व्यवस्था को तोड़ सकता है, ख़राब कर सकता है, तो पुलिस बिना किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के खुद उसको पावर दे दिए जाते हैं। तो वो उस व्यक्ति को बॉन्ड ओवर कर सकता है कि आप जो हो इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कोई भी अपराध नहीं करोगे, या आप जो हो अगर आपका अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, आपके पास पिछले 3 साल में आपने बहुत सारे अपराध किए हैं, तो उसको बॉन्ड ओवर कर सकती है पुलिस बिना किसी और एजेंसी को इन्वॉल्व किए। तो क्राइम का जो ग्राफ है वो उसको कंट्रोल करने में एक होता है। फिर उसके बाद जो क्रिमिनल्स है उनको अच्छी मॉनिटरिंग एक कमिश्नरेट सिस्टम में हो पाती है। और फिर उसके बाद ये जो पावर्स है कि कहीं पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ज़रूरत नहीं पड़ता धारा 144 लगाने के लिए, पुलिस अपने आप धारा 144 के तहत आदेश निकालती है। तो बहुत सारे पावर्स जो है वो पुलिस को दे दिए जाते हैं, और पुलिस के जो कार्य है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए जो है दूसरी प्रणाली जो अभी ग्वालियर में प्रणाली है और इंदौर में जो प्रणाली है, तो उसमें ये सब चेंजेस है कि पुलिस को ज़्यादा वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर्स दिए गए हैं, जिसके तहत पुलिस जिला बदर भी कर सकती है, बॉन्ड ओवर भी कर सकती है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसको भी बॉन्ड ओवर कर सकती है, और फिर अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो पुलिस खुद से ही हैंडल कर सकती है उसको। तो इससे जो है त्वरित कार्रवाई भी होती है और क्राइम पे भी कंट्रोल होता है। मतलब सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए कमिश्नरी सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिश्नरी सिस्टम से जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और जो जहाँ पे अगर जैसे कि 2 पड़ोसी हैं, अगर वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो उनको बॉन्ड ओवर करना जो है कमिश्नरी सिस्टम में ज़्यादा आसान है। और अभी जो नॉर्मल जो दूसरे जो शहर हैं जहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर आपको इसको बॉन्ड ओवर करने के लिए पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनका मदद लेनी पड़ती है, मगर कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस अपने आप ये कार्रवाई करती है। तो पीस और सिक्योरिटी के मैनेजमेंट में कमिश्नरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए इसको बहुत शुरू से कमिश्नरी सिस्टम इस देश में है। 1850s में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था ये, उसके बाद मद्रास में रहा 1850-60s में, फिर मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ। तो बहुत पुराना है ये कमिश्नरी सिस्टम। और अभी 66 एंड 67 जो है सिटी, भोपाल और इंदौर, तो काफ़ी सारे शहरों में है, लगभग 13 राज्यों में है कमिश्नरी सिस्टम। तो ये एक टेस्टेड प्रणाली है और इसके तहत जो है एक पुलिस को ज़्यादा पावर दिया जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। सर, क्राइम के मामले में इंदौर और ग्वालियर में क्या फ़र्क है? इंदौर जो है फाइनेंशियल कैपिटल है अपने स्टेट का, और वहाँ पर जो क्राइम है वो वाइट कॉलर क्राइम ज़्यादा है। वहाँ पे फ्रॉड्स और ये जो पेपर पे जो क्राइम होता है 420 जैसे अपराध ज़्यादा है। बॉडली ऑफेंस जो है वो किसी भी फायर आर्म्स का यूज़ कम है। वहाँ पे बॉडली ऑफेंस के लिए जो है वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट या नाइफ वगैरह का यूज़ किया जाता है। मगर ग्वालियर में जो है पेपर वर्क वाइट कॉलर क्राइम थोड़ा कम है, मगर बॉडली ऑफेंस बहुत ज़्यादा है और बैलिस्टिक वेपन्स और फायर आर्म्स का यूज़ ज़्यादा है।
तो सीधे तौर पे ये कहा जाए कि फिजिकल एक्टिविटी ग्वालियर में ज़्यादा है, उसकी अपेक्षा इंदौर में जो है डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी ज़्यादा है। हाँ, इंदौर में जो है वो अपराध जो है फाइनेंशियल नेचर के हो रखे हैं। अभी जो है बिटकॉइन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कैसे लोगों को फ्रॉड किया जाता है वो ज़्यादा है, और फिर उसके बाद लैंड डिस्प्यूट्स और धोखाधड़ी 420 ये ज़्यादा है। मगर ग्वालियर में है इस तरह के अपराध अभी जो हैं वो भी हैं, मगर साथ में जो ऑफेंसेस बॉडीली ऑफेंस ज़्यादा हैं, जो अपने शारीरिक तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं वो ज़्यादा। वर्तमान में एक रॉबरी हुई थी सर, 1 करोड़ 20 लाख की लूट सरेआम की गई थी, जिसमें मास्टरमाइंड भी उनका ड्राइवर निकला था, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये जो है इसमें पुलिस जो है तुरंत जो जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो सीसीटीवी फुटेजेस का रोल हो जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में आप जो है आरोपी को देख सकते हो, उनकी किस गतिविधियों किस तरह से वो इस पूरे कार्रवाई को कर रहे हैं ये देख सकते हो। तो एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि कौन इसमें आरोपी हो सकता है और कौन जो है इसमें किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम किया गया है। तो इसमें जैसे कि आपने 1 करोड़ 20 लाख वाली जो बैंक ऑफ बड़ौदा इंदरगंज की जो घटना थी, तो वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज देखे गए उसमें ऐसा लगा शुरू से कि ये जो है कुछ संदिग्ध गतिविधि है। इसमें जो गाड़ी चला रहा है उसने बहुत ही लूट जिस तरह से होती है एकदम उसी तरह की लूट नहीं ना होते हुए उसने खुद भी कोऑपरेट किया लूट में, ऐसा एक संदिग्ध उस वीडियो में लग रहा था शुरू से ही। और फिर जब पुलिस ने उससे अच्छे से पूछताछ की तो बाहर आ गई। तो इस तरह से अपने को ये समझ में आता है कि सीसीटीवी फुटेजेस और सीसीटीवी का जितना भी अपने शहरों में जितना भी कवरेज बढ़ेगा तो उससे जो है अपराध पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी होगा, और फिर और भी एविडेंसेस अच्छे साक्ष्य मिलेंगे जो कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, जिस पे कोर्ट को भी आसानी होगी इन तरह के अपराधों में सजा देने में। ग्वालियर में सर लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें से 50% खराब हैं, क्या कहेंगे? सीसीटीवी का जो लगाना और उसको मेंटेन करना दोनों अलग चीज़ है। मेंटेनेंस जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए कि किसी भी उद्योग को या किसी भी कंपनी को जिसको मेंटेनेंस के लिए चार्जेस दिए गए हैं वो अपने कार्य को पूरा करे। और सीसीटीवी फुटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। जैसे कि पहले क्या होता था कि गांव में लोगों को पता होता था कि कौन आदमी कैसा है, मगर आज जो है पूरा अर्बनाइज्ड हो रखा है, लोगों को पता नहीं होता कि उनका पड़ोसी क्या कर रहा है या कोई भी आस पड़ोस में कौन रहता है क्या करता है। तो उस टाइम पे इस तरह के जो एविडेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो साइंटिफिक है, जो जिसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही। तो इस तरह से सीसीटीवी फुटेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर वो ख़राब हो रहे हैं तो उसको हमें रेगुलरली अपडेट और अच्छा करना, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। मैं युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्वालियर जो है वो मध्य भारत का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। ग्वालियर का जो डेवलपमेंट है वो आस पड़ोस के और भी जो सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो ग्वालियर जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है, फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है। तो जो युवा जिसमें भी जो किसी भी क्षेत्र में लगे हैं तो अगर उसमें हर दिन मेहनत करते रहे और लगन से लगे रहें तो ग्वालियर उनको बहुत स्कोप देगा फ्यूचर में ग्रो करने का। ग्वालियर में इंडस्ट्रीज़ भी है, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ भी है, और फिर उसके बाद साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो ब्राइट है ग्वालियर का फ्यूचर, और यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने लगन से अपने कार्य को करते रहें तो बहुत ही आगे ग्वालियर जाएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत अच्छी है ग्वालियर। युवाओं को एक संदेश दिया है कि मेहनत और लगन से सीधे तौर पर अपने कार्य के प्रति जुझारू रहें और निश्चित ही उनकी जीत तय है। अगली बार फिर से ऐसे ही IPS के फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 को।